इसमें नेक्स्ट आता है संचार कैसे होता है। ठीक है, संचार कैसे होता है या संचार प्रक्रिया क्या है, संचार की प्रक्रिया क्या है। किसी भी माध्यम द्वारा प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक, मतलब जो मैसेज देने वाला है और जो मैसेज जिसे दिया जा रहा है तक सूचना या जानकारियों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार प्रक्रिया कहलाता है। इसमें क्या होता है, सूचना और जानकारियों का आदान प्रदान इस प्रकार किया जाता है ताकि तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता जो हैं दोनों को ही जानकारी या सूचना भलीभांति और स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में संचार की योजना बनाने के लिए भी श्रोता और दर्शकों की किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फीडबैक की ज़रूरत होती है। यानी भविष्य में संचार की योजना बनाने के लिए जो दर्शक हैं उनकी फीडबैक भी लिया जाता है। जो संचार प्रक्रिया का जो क्रम है वह एक चक्र के रूप में होता है। ठीक है, एक चक्र के रूप में होता है जिसमें कितने घटक होते हैं, 5 घटक होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है, सबसे पहला जो घटक है जो इसमें आता है वो है स्रोत। ठीक है, सोर्स। स्रोत या सोर्स वह व्यक्ति होता है जो किसी संदेश संबंधी संचार प्रक्रिया को शुरू करता है। जो संचार प्रक्रिया को शुरू करता है या संदेश देता है वो क्या होता है, स्रोत होता है। किसी भी संचार प्रक्रिया का स्रोत ही उस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी और सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। किसी भी सूचना या जानकारी के स्रोत को अपने श्रोता या सुनने वाले जो हैं या देखने वाले जो हैं जो उसके मैसेज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं को इस प्रकार संदेश प्रदान करना चाहिए जिससे कि जो प्राप्त करता है या जो दर्शक है उनको संदेश स्पष्ट और पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। ठीक है, और साथ ही साथ उनका जो है हमें उनका जो है वो उसे फीडबैक भी मिल सके। ठीक है, श्रोता कौन है या स्रोत कौन है, स्रोत कौन है, सोर्स जो संदेश या संचार प्रक्रिया को शुरू करता है या संदेश देता है। ठीक है, इसका जो दूसरा घटक है वो है संदेश। संदेश को उस विषय जानकारी या सूचना के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसे कोई संचारक प्राप्त करना, स्वीकारना या उस पर कार्यवाही करना चाहता है। संदेश कोई भी तकनीकी, वैज्ञानिक या सामान्य जानकारी या किसी व्यक्ति, समूह अथवा जन समुदाय की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी जानकारी या ज्ञान के किसी क्षेत्र से संबंधित सामान्य या विशिष्ट विचार हो सकता है। एक अच्छा संदेश सरल, आकर्षक और स्पष्ट होता है। तो संदेश में कुछ भी हो सकता है, हमारी रोजमर्रा से जुड़ी हुई बातें भी हो सकती हैं, हमारे कोई साइंटिफिक या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे अपनाए गए चैनलों और प्राप्तकर्ता समूह की प्रकृति और स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत ही विशिष्ट, प्रमाणिक, उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, संदेश को कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और समूह प्राप्तकर्ता समूह की प्रकृति और स्वरूप की दृष्टि से भी उपयुक्त होना चाहिए। तीसरा जो घटक है वो है चैनल। चैनल संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई जानकारी प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है। ठीक है, जो जानकारी प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। आमने सामने बैठकर किया गया संचार, मौखिक संचार आज भी संचार के सबसे सहज और प्रभावी साधनों में से एक माना जाता है। इसी कारण से यह वैश्विक स्तर पर भी सर्वाधिक प्रचलित संचार का माध्यम है। हालांकि पिछले कुछ समय से सामाजिक एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण बहुत से लोग संचार के लिए आधुनिक जनसंचार माध्यमों का यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट। ठीक है, इसका जो चौथा घटक है वो है ग्राही या प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जो संदेश प्राप्त करता है, या सरल शब्दों में कहें तो प्राप्तकर्ता को किसी भी संचार कार्य के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन हो सकता है। ठीक है, संचार प्रक्रिया की सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होती जितना हमारा प्राप्तकर्ता समूह जितना सजातीय होगा। लास्ट इसका जो घटक है वो है संचार का प्रभाव या फीडबैक। ठीक है,
कोई भी संचार प्रक्रिया तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि जो हमने संदेश प्रेषित किया है उसका कोई हमें फीडबैक ना मिले। फीडबैक प्राप्त करना किसी भी संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। यदि संदेश की फीडबैक जो है, जो प्रतिपुष्टि है, अपेक्षा के अनुरूप हो तो संचार प्रक्रिया चक्र पूरा हो जाता है। यानी जैसे हमने उसे सोचा था कि हमारा जो फीडबैक होगा इस तरह का होगा और वो हमें मिल जाता है, तो वो क्या होगा, संचार प्रक्रिया का जो चक्र है वो हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है। और परंतु यदि दर्शक जो है या कोई भी श्रोता है जो हमारे मैसेज को सुन रहा है या देख रहा है उसकी प्रतिक्रिया हमारी आशा के अनुरूप नहीं होती है, तो हमें अपने संदेश पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत होती है। जैसे यदि कोई विषय हम पढ़ाते हैं कि अपनी कक्षा में कोई विषय पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, लास्ट में विद्यार्थी से पूछा जाता है कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो छात्रों से जो प्रश्न पूछने उनका उत्तर जानने की यह क्रिया कि क्या आपको पाठ समझ आ गया है या आपको पाठ फिर से समझाने की आवश्यकता है। तो उसमें छात्रों का जो जवाब आएगा, जो वो फीडबैक देगा, हाँ हमें समझ आ गया है, तो उससे क्या है, हमारा संदेश जो होता है वो पूरा हो जाता है। संचार, नेक्स्ट हमारा संचार माध्यम या मीडिया क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था, संचार। अब हम पढ़ेंगे संचार माध्यम या मीडिया क्या है। संचार माध्यम या मीडिया वह साधन है जो विभिन्न प्रकार की धारणाओं, विचारों, भावनाओं, नई तथ्यों, जानकारियों, अनुभव इत्यादि को प्रेषित और प्रसारित करने के लिए संचार की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। संचार माध्यमों का प्रभाव, उपयोगिता तथा महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि संचार के विभिन्न माध्यम जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, समाचार, न्यूज़पेपर हो गए इत्यादि से जो प्रकाशित, उसमें जो विज्ञापन है, कार्यक्रम है, लेख है आदि को सुनने, देखने या पढ़ने के बाद हम उनसे किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, संचार माध्यम या मीडिया वह साधन है जो किसी सूचना, संदेश या विचार इत्यादि को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संचार की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यमों में संचार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है संचार माध्यमों का वर्गीकरण। ठीक है, संचार माध्यम समझ में आया। संचार माध्यम या मीडिया वह साधन होता है जिसके द्वारा कोई संदेश या विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए संचार की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम संचार माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब आता है संचार माध्यमों का वर्गीकरण। इसमें ये दो तरह का होता है, पारंपरिक संचार माध्यम और आधुनिक संचार माध्यम। पारंपरिक संचार माध्यम है ट्रेडिशनल मीडिया, वो है जो हमारा पहले जो हमारा जो पुराना काल था वहाँ से चला आ रहा है, पुरातन काल से चला आ रहा है, उन्हें क्या कहा जाता है, पारंपरिक संचार माध्यम कहा जाता है या देसी माध्यम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है पारंपरिक संचार माध्यम का तात्पर्य उन माध्यमों से है जिनका प्रयोग पुरातन काल से चला आ रहा है। जैसे पहले इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, इतना विकास नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी का, तो तब क्या था, मेले लगते थे, रेडियो होता था, कोई भी मैसेज देने के लिए रेडियो का यूज़ होता था, कठपुतली के द्वारा कोई संदेश दिया जाता था, मेले लगते थे, पोस्टर लगते थे, तो वो सब क्या है, संचार का कौन सा माध्यम है, पारंपरिक संचार माध्यम। सेकंड है आधुनिक संचार माध्यम। आधुनिक संचार माध्यम, आधुनिक या मॉडर्न मीडिया, आजकल आप देख भी सकते हो कितना इंटरनेट का यूज़ है, कितना मोबाइल फ़ोन, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस कितना यूज़ हो रहा है, तो ये सब क्या है, मॉडर्न मीडिया है। तो इसका अगर हम इसे परिभाषित करें तो आधुनिक संचार माध्यम का तात्पर्य उन माध्यमों से है जो प्रौद्योगिकी विकास के कारण अस्तित्व में आए हैं। इन्हीं संचार को डिजिटल माध्यम भी कहा जाता है।
जो हमारी टेक्नोलॉजी का आविष्कार है उसके निरंतर विकास के कारण नए नए संचार माध्यमों का तेज़ी से विस्तार हुआ है। नई नई संचार प्रौद्योगिकियाँ जैसे कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे मोबाइल है, फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इससे इत्यादि ऐसी आकर्षक विशेषताओं के साथ आ रहे हैं जिनसे सूचनाएं एवं संदेशों के प्रसारण की गुणवत्ता और क्षमता में बहुत ही सुधार हुआ है। इनके बढ़ते उपयोग के कारण जो आधुनिक संचार कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या है पहुंच बढ़ी है। कंप्यूटरों की उपलब्धता और इंटरनेट सुविधा से संचार माध्यम ने एक नए युग की शुरुआत हुई है। रेडियो, उपग्रह, टेलीविज़न, आधुनिक मुद्रण माध्यम, फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम पद्धतियाँ, ऑडियो कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस्क प्रौद्योगिकी, केबल और बेतार यानी वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन है, वीडियो फिल्म है, ये सब क्या है आधुनिक संचार माध्यम के उदाहरण हैं। संचार माध्यमों के कार्य, संचार माध्यम का क्या क्या कार्य है। फर्स्ट आता है इसमें सूचना प्रदान करना। संचार माध्यमों का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, सूचना प्रदान करना होता है। आज के जो वैश्वीकरण और आज का जो कंपटीशन वाला जो युग चल रहा है, इसकी एक प्रमुख शक्ति है सूचना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, विभिन्न संचार माध्यमों जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिकाएं और समाचार पत्रों इत्यादि से संचार को आदि ने संचार को अत्यंत सुगम बना दिया है। इन सब का ये जो यूज़ है संचार माध्यम का, इन्होंने क्या है जो हमारा मैसेज है उसे एक दूसरे तक पहुंचाना बहुत ही आसान बना दिया है। आज हम मिनटों में, सेकंडों में अपना मैसेज दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सेकंड है प्रेरणा देना। प्रेरणा देना या मोटिवेट करना किसी को। हम में से अधिकतर लोग अपने समक्ष आई किसी भी धारणा या विचार को यूं ही तुरंत स्वीकार नहीं करते, अर्थात व्यक्ति अक्सर अच्छी तरह सोच विचार करके ही किसी विचार का समर्थन करता है। किसी धारणा या विचार के प्रति श्रोता या पाठक वर्ग की सहमति बनाने में संचार माध्यम बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए पाठकों की मनोदशा और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर संचार माध्यमों का चयन तथा संदेश की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यमों का प्रयोग लोगों को किसी विषय मुद्दे के प्रति जागरूक एवं प्रेरणा देने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा टीवी पर कितने ऐड आते रहते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। अभी देखो कितना टीवी पर कितने मैसेज आ रहे हैं ना, कोरोना महामारी चल रही है तो उस पर कितने मैसेज आते रहते हैं, मास्क लगाओ, सामाजिक दूरी बनाए रखो। तो ये क्या है, ये संचार माध्यम क्या करते हैं, प्रेरणा देना, मोटिवेट करने का या उन्हें लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। थर्ड है मनोरंजन। सभी प्रकार के पारंपरिक और आधुनिक जो हैं, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो मीडिया है, मनोरंजन के अनेक विकल्प प्रदान करती है। जिससे क्या होता है, हम अपने घरों में ही टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम देख सकते हैं। आजकल तो शिक्षा को आसान और रोचक बनाने के लिए संचार माध्यम का प्रयोग मनोरंजक रूप में भी किया जाने लगा है। थर्ड है व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, संचार के कई माध्यम का उपयोग चित्रलेख या प्रस्तुति का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों के प्रदर्शन को भी आसान बनाता है। यानी किसी पिक्चर का प्रेजेंटेशन के द्वारा हम कोई भी आंकड़े हैं उसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मानचित्र या ग्लोब के मॉडल की सहायता से किसी भूगोलीय क्षेत्र को ढूंढना और समझना, उसके बारे में केवल किसी पुस्तक में पढ़ने से अपेक्षाकृत काफ़ी आसान होता है। मतलब अगर हम बुक में पढ़ेंगे, जो रिटन मैटर पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा प्रभावी क्या होगा, जो हम पिक्चर देखेंगे, ठीक है, वो हमें ज़्यादा समझ में आएगी। मूल्यों का संप्रेषण, वैल्यूज़, ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग समाज उपयोगी हितकारी मूल्यों के संप्रेषण के द्वारा एक स्वस्थ समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे कि नैतिक मूल्यों के विषय में शिक्षा देने के लिए कहानी के रूप में कठपुतली या कार्टून फिल्मों का प्रयोग करना। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आविष्कार ने क्या करा है, दूरियां ख़त्म कर दी हैं।
संचार के माध्यमों के उपयुक्त प्रयोग द्वारा हम एक स्थान पर बैठकर पूरे जो भौगोलिक क्षेत्र में फैली जो परियोजनाओं का समन्वय कर सकते हैं। इससे संचार की गति, कार्यक्षेत्र और परिशुद्धता की सीमा बढ़ गई है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि संचार के विभिन्न माध्यमों में समन्वय को अधिक सुगम बना दिया है। विकास। संचार माध्यमों को राष्ट्रीय विकास का एक प्रमुख माध्यम माना गया है। संचार जो साधन है विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों और सामान्य लोगों को एक दूसरे के पास लाता है, जिससे सामान्य लोगों की समस्याएं और अपेक्षाओं को समझकर विकास संबंधी नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। अतः यह कहना गलत नहीं है कि संचार माध्यम का विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवहारगत परिवर्तन। आजकल सभी सरकारें तथा बहुत से संगठन अपने लक्षित समूहों तथा लोगों के लिए अनेक विकास संबंधी कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे स्वास्थ्य, साक्षरता, सशक्तिकरण या पर्यावरण मुद्दे इत्यादि से संबंधित कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रम की सफलता काफ़ी हद तक प्रभावी संचार कला और टेक्निक पर निर्भर करती है, क्योंकि संचार माध्यम ही ऐसे सभी उपयोगी संदेशों के संप्रेषण का मुख्य वाहक होता है। प्रभावी ढंग से प्रसारित किए गए संदेशों की स्वीकार्यता से लक्षित लोगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं।